नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सवालों को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, देखिए दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो डिस्कशन है, संविधान के अनुच्छेद 76, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। दोस्तों तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। आपको पता होगा दोस्तों कि वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, जो आदिवासी महिला दोस्तों जो उड़ीसा की रहने वाली है। याद रखिएगा वो 15वें राष्ट्रपति, कैवे राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है भारत के। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के तहत भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 56(1) के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। याद रखिएगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों प्रीवियस से सवाल है, आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन ये सवाल है 2008 का है दोस्तों। तो उस समय जो 2008 में थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, लेकिन इसका अगर हम बात करेंगे जो वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जो है भारत की राष्ट्रपति थी, जो कि वर्ष 2007 से 2012 तक इस पद पर रही। वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्तमान में जो भारत राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन उस समय की अगर बात करते हैं तो कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये वर्ष 2022 से है दोस्तों। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू जो है 2022 से है। ये कहाँ के रहने वाली द्रौपदी मुर्मू? ये ओडिशा के रहने वाली है। ओडिशा के कौन सा जिला? तो मयूरभंज जिला के रहने वाले दोस्तों। और ये आदिवासी महिला है। और आदिवासी कौन सा दोस्तों? तो संथाल है। ठीक है, और पूरे भारत में संथाल जो आदिवासी दोस्तों ये तीसरे नंबर पे आता है। भील जनजाति 1 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, भील दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। गोंड तीसरे नंबर पे आता है। संथाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल क्या था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर उस समय की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2008 की दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने कि भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत के जो नए सेना प्रमुख बने थे उस समय दीपक कपूर। कौन दोस्तों? दीपक कपूर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान भारत के सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे, जो कि 1 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2010 तक इस पद पर रहे हैं। वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख जनरल थे दोस्तों मनोज पांडे हैं, जो 30 अप्रैल 2022 से इस पद पर हैं। वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में है मनोज पांडे। याद रखिएगा जो वर्तमान में है सेना प्रमुख जनरल जो है वो मनोज पांडे हैं। और उस समय की जो बात थी 2008, ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि 2008 के जो प्रीवियस ईयर सवाल है दोस्तों, तो 2008 का जो था वो दीपक कपूर थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो मनोज पांडे हैं, और जो 30 अप्रैल 2022 से इस पद पर हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? उस समय की बात करता है 2008 के, तो बाला कृष्णन थे। कौन थे? बाला कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बाला कृष्णन थे उस समय की। अगर इसका हम डिस्कशन देखेंगे हम लोग, आइए दोस्तों इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान, अगर हम बात करते हैं प्रश्नकाल के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे, जो 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक इस पद पर रहे हैं। वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि जो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो 10 नवंबर 2024 तक
इस पद पर रहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़। और उस समय 2008 की अगर बात करते हैं तो कौन थे दोस्तों, तो के.जी. बालाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। याद रखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है ये विधानसभा के उत्तरदायी होती है। याद रखिए, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम डिस्कशन देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है ये राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। याद रखिएगा, इरकॉन के साथ। किसके साथ दोस्तों, इरकॉन। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो इरकॉन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों, तो प्रश्नकाल के दौरान अगर हम बात करेंगे तो बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में पुल सड़क यानी कि रोड्स ओवर ब्रिज निर्माण हेतु इरकॉन कंपनी के साथ अनुबंध किया था। किसके साथ, तो इरकॉन कंपनी के साथ अनुबंध किया था दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है दोस्तों। याद रखिएगा कि जूट के उत्पादन में जो बिहार का जिला है वो अररिया है। कौन से दोस्तों, अररिया। याद रखिएगा, अररिया जो है ये जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला है, यानी प्रथम जिला है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ष 2019-20 में जूट के उत्पादन में बिहार के कटिहार में इतना टन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 21,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,13,527 टन अररिया में। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 1,34,333 टन। ठीक है, कटिहार में कितना है दोस्तों, तो 2,13,527 टन। अररिया में कितना है दोस्तों, तो 1,34,333 टन। और सुपौल में कितना है दोस्तों, तो 71,411 टन जूट का उत्पादन हुआ है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान यानी कि वर्ष 2007-8 में अररिया बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला था। याद रखिएगा, अररिया जो है ये 2007-8 की बात कर रहा है, बिहार में जो है जूट का उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक जिला था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है। 9 नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था दोस्तों। याद रखिएगा, किससे किया था, तो आरा से किया था। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह जो थे बिहार किस जिला से नेतृत्व किए थे, तो ये दोस्तों आरा से किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस क्षेत्र से किए थे, तो आरा से किए थे। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। तो देखिए 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से नेतृत्व किया था। अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बनाए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कौन बनाए गए हैं, अमर्त्य सेन। ठीक है, याद रखिएगा कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर है ये अमर्त्य सेन को बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर बनाए गए थे। तथ्य है कि अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में ही नालंदा परामर्शदाता समूह यानी कि NMG का गठन किया गया था। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर विजय भाटकर 25 जनवरी 2017 से है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। याद रखिएगा, कितने क्षेत्र पर, तो 60% पर। याद रखिएगा, बिहार में जो लगभग 60% पर कृषि कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए प्रश्नकाल के दौरान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 60% भाग पर कृषि कार्य होता था। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र निवल बुआई क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54.2% है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54.2% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल।
देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। याद रखिएगा, ये हटा सकता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है। और महान्यायवादी का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 76(4) के तहत भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है, पद पर धारण करता है, अतः उसे राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। याद रखिएगा कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही उसका पद से हटा सकता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि बिहार में कितनी साक्षरता दर यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार है। याद रखिएगा कितना है दोस्तों, 47%। याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कितनी साक्षरता दर है दोस्तों, तो 47%। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 47% थी, जो कि वर्ष 2011 के जनगणना के तहत बढ़कर 61.8% हो गई। हालांकि साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार अभी भी देश में सबसे निचले स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आइए अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल। देखिए अगर हम बात करते हैं 14 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि ध्यानचंद जो है ये किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो ये रहे हैं दोस्तों हॉकी से। किस चीज से रहे हैं, हॉकी। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रख्यात खिलाड़ी थे। इन्होंने हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। याद रखिएगा कि वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों। याद रखिएगा फरीद था। ठीक है, फरीद जो है ये शेरशाह के बचपन का नाम था, आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे, तो सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसे एक बाघ को मारने के कारण बिहार के तत्कालीन शासक द्वारा शेर खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अगर डेट याद रखना है दोस्तों तो 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका देखते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। देखिए समझिएगा, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम ने 1885 ईस्वी में की थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28-30 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था, जिसमें बोमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों आपके सामने 17 नंबर सवाल है कि व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है दोस्तों। याद रखिएगा ये रहा है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित रहा है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसको देखते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। देखिए व्यपगत का सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित था। इसके तहत उसने कई भारतीय रजवाड़ों को उत्तराधिकारी के न होने पर ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। इस नीति के तहत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 ईस्वी में बाघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1854 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय किया था। इसके अतिरिक्त उसने 1856 ईस्वी में, ठीक है, इसके अतिरिक्त 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप में विलय कर लिया था दोस्तों। ठीक है, अवध को भी कुशासन के आरोप में विलय कर लिया था कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसलिए तो व्यापकत का जो सिद्धांत है, व्यापकत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ये सवाल देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों। याद रखिएगा तो भारत का जो प्रथम वायसराय था, ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है दोस्तों,
ए में है वारेन हेस्टिंग, बी में दोस्तों विलियम बैटिंग, सी में क्या है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी और डी में है कैनिंग। तो याद रखिएगा कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत का प्रथम वायसराय थे, याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद पारित 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया दोस्तों। तदनुसार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 19 नंबर का जो सवाल है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ड्यूस जो है ये टेनिस से संबंधित है, ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 20 नंबर सवाल आपके सामने कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था दोस्तों, याद रखिएगा कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल। देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम यानी कि महेंद्रादित्य को माना जाता है दोस्तों। यह विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसोंग यहाँ आया था, और हेनसोंग जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये चीनी यात्री था दोस्तों, हेनसोंग जो था ये चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हेनसोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला। 21 नंबर सवाल आपके सामने कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, याद रखिए दोस्तों ये मीर कासिम की राजधानी थी। ठीक है, मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर, ये आपको ध्यान रखना है। मीर कासिम किसकी राजधानी दोस्तों, यानी कि मीर कासिम मीर कासिम की राजधानी क्या थी, मुंगेर। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी वातावरण और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर आना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम अगर हम बात करते हैं तो बीबी जैला ये भी नहीं था, रानी दीदा ये भी नहीं था, कजरी देवी ये भी नहीं था दोस्तों, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी गुरु गोविंद सिंह की माता क्या नाम था। आइए इसमें अगर हम बात करते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे दोस्तों। याद रखिएगा इनका जो जन्म है ये 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र थे, तथा इनकी माता का जो नाम था गुजरी देवी, यानी कि माता गुजरी था दोस्तों। याद रखिएगा क्या था, गुजरी देवी गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था, और ये तेग बहादुर यानी गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र थे। कौन दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह। अगर हम बात करते हैं कि गुरु तेग बहादुर, आपको ध्यान रखना दोस्तों मुगल वंश का एक शासक था, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे, भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना कब किए थे, तो 1699 में। ठीक है दोस्तों, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे, और 1666 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा पटना में हुआ था या फिर भागलपुर में हुआ था। आइए ऑप्शन देखते हैं, दो और ऑप्शन है। ठीक है, या फिर पूर्णिया में हुआ था या मुंगेर में हुआ था। याद रखिए दोस्तों इसका जो जन्म है कहाँ हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के तत्कालीन पूर्णिया जिले यानी कि वर्तमान अररिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में वर्ष 1921 में हुआ था। उपन्यास मैला आंचल उनकी कालजयी कृति है दोस्तों। याद रखिएगा मैला आंचल जो है इनकी कालजयी कृति, इनका जन्म कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है, हिंगना नामक गांव में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा किस जिले, पूर्णिया जिले, वर्तमान जो है कि अररिया जिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे दोस्तों। याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा जयशंकर जो प्रसाद है ये कामायनी पुस्तक के रचयिता हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कामायनी के रचयिता छायावाद के उन्नायक हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला
25 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 25 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। ठीक है। कनिष्क किस वंश का शासक है दोस्तों, याद रखिएगा। कनिष्क अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी, इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। याद रखिएगा कि कौटिल्य का एक और नाम था जिसका नाम था क्या है, विष्णुगुप्त। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य का नाम एक चाणक्य भी है, एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र रचना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, ये दिए थे भगत सिंह ने। ठीक है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे, करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है। दिल्ली चलो नारा दिए थे महात्मा गांधी ने दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे 1939 में। इनका जन्म ओडिशा में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1897 में हुआ था। ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों आप सामने इसका डिस्कशन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने दिया था। यह उनकी क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक स्लोगन था। मूलतः इसकी रचना मौलाना हसरत मोहानी द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी, जिसे नारे के रूप में भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रखिएगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया था दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों। याद रखिएगा, टोटल 9 प्रमंडल है बिहार में। जिला कितना है, 38 जिला है दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 40 लोकसभा सीट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रमंडल कितने हैं, 9। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका डिस्कशन देखेंगे तो बिहार में राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिनके तहत कुल 38 जिले हैं। ये 9 प्रमंडल है, पटना हो गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोसी, जिसको सहरसा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो टोटल 9 प्रमंडल है बिहार में। अगला दोस्तों 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। 2001 के जनगणना के अनुसार दोस्तों, याद रखिएगा कितना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़। ठीक है। 8 करोड़ 28 लाख 68,796। ठीक है। 8 करोड़ 28 लाख 78,796 जो है दोस्तों, ये 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। ठीक है। अगर हम देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 2001 की जनगणना के अद्यतन आंकड़ों 2011 की जनगणना के तहत प्रस्तुत के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 में इतना थे दोस्तों। इस आधार पर निकटतम उत्तर विकल्प ए है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार वर्ष 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या इतना थी दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है दोस्तों। ठीक है। ये है वर्ष 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या।
चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, एक कथक नृत्य से संबंधित है। याद रखिएगा कि सितारा देवी जो दोस्तों ये कथक नृत्य से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं, इसका ऑप्शन देखेंगे, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, सितारा देवी 1920 2014 कथक नृत्य विधा की प्रख्यात नृत्यांगना थी। उनका जन्म कोलकाता में वर्ष 1920 में हुआ था। उन्हें वर्ष 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1916 में हुआ था। याद रखिएगा 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा ये पावापुरी में हुआ था। याद रखिएगा पावापुरी में हुआ था महावीर की मृत्यु। महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 568 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, और इनका जो मृत्यु है, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इनका जो जन्म है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा, और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हम अगर डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा कि जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के निकट कुंडम ग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। ये पावापुरी में हुआ था इनका मृत्यु। इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है जो आपके सामने सवाल क्या है, अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा लुम्बिनी नेपाल में। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों, नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का। इसका जो डिस्कशन देखेंगे हम लोग दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता सुधोधन कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे दोस्तों, सारनाथ में दिए थे। सबसे पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है दोस्तों। झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है, ये दोस्तों 28वां राज्य। याद रखिएगा झारखंड देश का कौन सा राज्य है, 28वां राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि बिहार राज्य से पृथक का झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल। ठीक है, 35 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। देखिए दोस्तों 35 नंबर अगर सवाल देखते हैं तो 35 नंबर सवाल है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों। याद रखिएगा कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है वो है दोस्तों 40। ठीक है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है दोस्तों। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जबकि यहाँ से राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। कितना सीट है दोस्तों, राज्यसभा की 16 सीट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं 36 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर सवाल सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। याद रखिएगा बिंबिसार जो था दोस्तों हर्यक वंश का राजा था। याद रखिएगा बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था दोस्तों, याद रखिए गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा शुंग वंश का स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि मगध का शासक बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था,
जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है दोस्तों। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवज थी। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था बिंबिसार का हत्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? याद रखिएगा, ये किया था दोस्तों चंपारण में 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह पहला किया था। 3 कठिया पद्धति यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा जिसके पास 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए बोला था दोस्तों अंग्रेज ने। और गांधी जी को कौन बुलाया था दोस्तों चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 39 नंबर सवाल। अगर इसका हम डिस्कशन देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 1917 में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। यहाँ उन्होंने नील की खेती करने वाले किसान पर लागू 3 कट्ठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है दोस्तों? कहाँ किया है? इजराइल। इजराइल एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होता है? जेरूसलम। आपको पता ही होगा कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1900, याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये 1925 में 1955 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इजराइल की राजधानी क्या था दोस्तों? जेरूसलम। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो इजराइल में खोली है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या था दोस्तों? हनोई। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, जुलाई 2007 में भारतीय स्टेट बैंक ने इजराइल के तेल अवीव के डायमंड एक्सचेंज में अपनी नई शाखा खोली थी तथा ऐसा करने वाला यह पहला विदेशी बैंक बना था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सार्क, ठीक है, का सबसे नया सदस्य कौन है दोस्तों? याद रखिएगा ये अफगानिस्तान है। ठीक है, सार्क का स्थापना 1950 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सार्क में टोटल 8 देश शामिल है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय स्थित है, आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है सार्क का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं, देखिए दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है दोस्तों। ये काठमांडू में सार्क का मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, सॉरी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना दक्षिण एशिया के 7 देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव द्वारा वर्ष 1985 में ढाका में हुए सम्मेलन में की गई थी। ढाका में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय स्थित है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका नवीनतम 8वां सदस्य बना है दोस्तों। 8वां सदस्य देश बना है कौन? तो अफगानिस्तान कब बना है? 2007 में बना है। किसका? सार्क का। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों काठमांडू में स्थित है, नेपाल की राजधानी में। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। अगर हम बात करते कहाँ हुआ था इसका स्थापना, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है तो यूएनओ का मुख्यालय। अगर हम बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क जो है दोस्तों हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और रोम जो है दोस्तों ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम किसकी राजधानी है? इटली का। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है दोस्तों? अमेरिका राजधानी है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इससे कितना देश शामिल है दोस्तों इस संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो टोटल 193 देश शामिल है दोस्तों। कौन है? 193 देश। और 193 जो देश दोस्तों वो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इन टोटल 6 साल तक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध।
अगला दोस्तों 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये औरंगजेब ने कैद कर लिया था शिवाजी को, आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 में हुआ था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, औरंगजेब ने ही सिख गुरु के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया था, हत्या करवा दिया था दोस्तों, कौन, औरंगजेब। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अगर हम देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों, इसका जो डिस्कशन देखते हैं, आइए देखते हैं। शिवाजी औरंगजेब के बुलावे पर 1666 में आगरा गए थे, और यहाँ जहाँ औरंगजेब के दरबार में उन्हें सम्मानित स्थान न मिलने पर वे दरबार से बाहर निकल गए थे। इस पर औरंगजेब ने उन्हें आगरा में कैद नजरबंद करवा दिया था दोस्तों। ठीक है, 1666 ईस्वी में, और 1666 ईस्वी में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। हम आपको भी पढ़ा है दोस्तों, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल आइए देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने 43 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। ये 1924 में बने थे। ठीक है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन के कर्नाटक में बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। इसका डिस्कशन देखते हैं। तो महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, 44 नंबर सवाल है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1911 में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, और 1912 में जो है भारत जो है दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बन गया था। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था दोस्तों, तो मार्ले मिंटो एक्ट हुआ था, याद रखिएगा मार्ले मिंटो एक्ट। एक होता है दोस्तों मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आप सामने इसका डिस्कशन अगर देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, तथा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंट गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, आहूत की जाती है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। याद रखिएगा अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र जो है 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो संविधान के अनुसार 243 च के तहत ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की जो उम्र है 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों पटियाला में। याद रखिएगा पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित दोस्तों पटियाला में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका डिस्कशन देखेंगे, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला यानी कि पंजाब में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से हुई थी। वर्ष 1973 में इसका नाम परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, यह दोस्तों निशानेबाजी। याद रखिएगा जसपाल राणा का जो नाम है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जसपाल राणा भारत के प्रख्यात निशानेबाज शूटर है। वे निशानेबाजी के मुख्यतः 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेते थे। उन्होंने वर्ष 1994 के एशियाई खेलों में एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक, वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में एक रजत पदक एवं एक कांस्य पदक जीता
तथा वर्ष 2006 की एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीता था दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जसपाल राणा का नाम निशानेबाजी से संबंधित है। अगला है दोस्तों 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, ये परमार राजवंश से है। किस राजवंश से? परमार राजवंश। राजा भोज जो है दोस्तों, ये किस राजवंश से संबंधित है? परमार राजवंश। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे। उनका राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में विस्तारित था। वे कला, साहित्य एवं विज्ञान विषय के विद्वानों के संरक्षक थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ था दोस्तों। कैसे हुआ था? सफेद संगमरमर से। ठीक है, आइए दोस्तों 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ये भड़की दोस्तों 10 मई को। ठीक है, 31 मई को होना था दोस्तों। ठीक है, जो है वो विद्रोह जो है 31 मई को होना था, लेकिन कब हो गया? 10 मई को शुरू हो गया था। यानी कि वर्ष 1857 मेरठ में जो प्रथम सिपाही विद्रोह था ये 10 मई को आग भड़क गई थी। ठीक है, इसका अगर हम लोग डिस्कशन देखेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। यहाँ के 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी कुर्द युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये किए थे 30 जनवरी को। याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को किए थे। याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नई दिल्ली के बिरला हाउस में 30 जनवरी 1948 को उनकी प्रार्थना सभा के पूर्व नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? ये नेपाल है दोस्तों। किसमें? तो नेपाल में। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ष 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, 2008 में। अगला दोस्तों 54 नंबर सवाल कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए, मुखिया के लिए 21 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगला सवाल, तो संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है दोस्तों। कितना है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा दोस्तों भारत। याद रखिएगा कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की जो मेजबानी कौन करे थे? भारत किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका अगर हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो वर्ष 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नई दिल्ली यानी कि भारत द्वारा की गई थी। वर्ष 2014 में 20वें कॉमनवेल्थ खेल ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में, जबकि वर्ष 2018-21 में कॉमनवेल्थ खेल गोल्ड कास्ट क्वींसलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे दोस्तों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ खेलों का जो आयोजन है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। अगला दोस्तों आपके सामने 56 नंबर सवाल कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? यह है दोस्तों चीन में। याद रखिएगा कि वर्ष 2008 में जो हुआ था ओलंपिक खेलों का जो आयोजन कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो वर्ष 2008 में 29वें ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में संपन्न हुए थे। ठीक है, वर्ष 2020 में 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में आयोजित होने थे, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें जुलाई-अगस्त 2021 में आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
आइए अगला देखते हैं। 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? यह दोस्तों दूध से। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यह दोस्तों दूध से। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन के संवर्धन से है। भारत में इसका जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल है कि सतलज, चेनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? ये है दोस्तों सिंधु नदी का। सिंधु नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। याद रखिएगा। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसका अगर हम डिस्कशन देखेंगे तो सतलज, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक या उप सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का अन्य प्रमुख सहायक उप सहायक नदियां झेलम और ब्यास भी है दोस्तों। रावी, सिंधु, रावी, चिनाब और सतलज तो है ही। देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 59 नंबर सवाल है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है दोस्तों? ये है दलीप सिंह राणा। याद रखिएगा, दिलीप सिंह राणा जो है ये WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम है दोस्तों। ठीक है, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के भागीदार रह चुके भारतीय पहलवान द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। ठीक है, अगला दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिए। 60 नंबर सवाल है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है दोस्तों? शहनाई से रहा है, या फिर सितार से रहा है, या फिर शहनाई से रहा है, या फिर आइए इसका और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, और ऑप्शन है दोस्तों इसका हम देखेंगे तबला से रहा है या फिर वायलिन से रहा है। याद रखिएगा, इसका अगर हम देखेंगे, देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये सितार से रहा है। क्या चीज रहा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सितार से रहा है पंडित रविशंकर का संबंध। अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर 1920-2012 भारत के विख्यात सितार वादक थे। उन्हें वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 61 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है दोस्तों? याद रखिएगा, ये कहा गया दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध समाजवादी राजनीतिक एवं चिंतक तथा भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय नेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। उन्हें इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है, किसके विरुद्ध? तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति प्रारंभ किया था जयप्रकाश नारायण। अगला दोस्तों 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है कि बुलंद दरवाजा निम्न में से कहाँ स्थित है? स्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जो कि वहाँ की जमा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण अकबर द्वारा दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया जाता है दोस्तों। लेकिन मेन रूप से याद रखिए कि बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर नहीं करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों? याद रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी गाड़ी चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो कई दशकों के लंबे अंतराल के बाद अप्रैल 2008 में भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका के मध्य मैत्री एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी प्रारंभ हुई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में कोलकाता भारत और बांग्लादेश के कुलना के मध्य दूसरी रेल सेवा बंधन एक्सप्रेस के नाम से प्रारंभ की जाएगी। कोलकाता के बीच और कुलना के बीच, कुलना कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश में, और कोलकाता तो भारत में है ही। ठीक है, तो कुलना और कोलकाता के बीच कौन सा एक्सप्रेस? तो बंधन एक्सप्रेस दूसरी रेलगाड़ी चलाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला देखते हैं। 64 नंबर सवाल आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये हटा सकता है दोस्तों संसद। ठीक है, याद रखिएगा, संसद जो है ये भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। ठीक है, इसका हम लोग अगर डिस्कशन देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा संविधान का अनुच्छेद 61
में विहित प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 61 में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 65 नंबर सवाल। देखिए 65 नंबर सवाल है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ दोस्तों? तो पुर्तगाल से हुआ। किससे हुआ? सबसे पहला पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा कालीकोट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से था? पुर्तगाल एक देश है जिसका राजधानी क्या होता है दोस्तों? लिस्बन होता है। क्या होता है? लिस्बन जो है ये पुर्तगाल की राजधानी होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि यूरोपीय देशों में सबसे पहले पुर्तगाल के साथ भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। 1948 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, अगला दोस्तों 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल है कि बेइगटन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये है हॉकी से। याद रखिएगा, बेइगटन कप जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे कि बेइगटन जो कप का संबंध हॉकी से है, यह कप 1895 ईस्वी से कोलकाता में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। याद रखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह है, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। अगला दोस्तों 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि जातक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, किसका? तो बौद्धों का। याद रखिएगा, जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। इनकी रचना मूलतः पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में? तो जातक की जो रचना है मूल रूप से पाली भाषा में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है दोस्तों? ये जोड़ती है लाल सागर के साथ। याद रखिएगा कि स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो लाल सागर को जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर लाल सागर के बीच कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे। तो स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1859 से 89 के मध्य 59 से 69 के मध्य हुआ था तथा इसे आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 में परिवहन हेतु खोला गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अगला देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है कि भगवान बुद्ध ने, ठीक है, अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्मोपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाधर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों 71 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है दोस्तों? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से। कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 धारा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। संविधान के अनुसार 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर के लिए उसके भारत में विलय की विशेष परिस्थिति के कारण विशेष प्रावधान किए गए थे, जिन्हें 5 एवं 6 अगस्त 2019 को जारी राष्ट्रपति के आदेशों पर हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा पारित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य के स्थान पर 2 राज्य संघ क्षेत्र लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 72 नंबर सवाल है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो महाभारत का। याद रखिएगा, रज्मनामा जो है ये फारसी में अनुवाद किया था। किसका? तो महाभारत का, ये आपको ध्यान रखना है। तो महाभारत का रचनाकार कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, रामायण रचना कौन है दोस्तों? तो वाल्मीकि। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखते हैं इसमें अकबर द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से कराया गया था। यह अनुवाद नकीब खां, बदाऊनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था? याद रखिएगा, औरंगजेब था दोस्तों। याद रखिएगा, औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। किसका? औरंगजेब। और जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब, ठीक है दोस्तों, बहुत कट्टर शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं
इसका डिस्कशन देखेंगे तो मुगल सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 में हुआ था दोस्तों। उसका दूसरा राज्याभिषेक जो है 15 जून 59 में हुआ था, 1659 में हुआ था, ठीक है, 1 साल के बाद। अगला देखते हैं 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा 1717 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया था? 1717 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार द्वारा प्रदान किया गया था। इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। अगला दोस्तों 75 नंबर सवाल है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? ये किया था 1510 ईस्वी को। याद रखिएगा 1510 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अल्फांसो द अल्बुर्क के नेतृत्व में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल से, ठीक है, गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 77 नंबर सवाल है, 76 नंबर सवाल कि रेशम किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? ये कीट से होता है। याद रखिएगा रेशम जो है ये कीट से उत्पन्न होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि रेशम कीड़े की लार्वा के से रेशम उत्पन्न होता है जिसे कोकुन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? याद रखिएगा काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, ये सभी है दोस्तों, सभी उपयुक्त है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क तथा सिम कार्ड, ये तीनों मोबाइल फोन सेलफोन काम करने के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। अगला दोस्तों 78 नंबर सवाल आपके सामने है। 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कौन सी कुंजी परंपरागत टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है दोस्तों? ये एंटर नहीं है, क्या है? एंटर जो है नहीं है, टाइप राइटरों में उपलब्ध। अगर हम बात करते हैं, देखिए पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की एंटर कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों पर उपलब्ध नहीं है। इसके स्थान पर परंपरागत टाइपराइटरों में अगली लाइन के लेफ्ट मार्जिन पर रिटर्न हेतु एक लीवर होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला 79 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? 79 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? याद रखिएगा उपयुक्त सभी है दोस्तों, www, HTTP, ईमेल, ये सभी उपयुक्त है दोस्तों, ठीक है, इंटरनेट कार्यप्रणाली के लिए। अगर हम बात करते हैं ये सभी है www, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तीनों ही शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 80 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा ये ओ ग्रुप वाले, याद रखिएगा ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं दोस्तों। ए भी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि ओ रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर तथा ए बी रक्त वाले सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिप्टर कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 81 नंबर सवाल आपके सामने है। 81 नंबर सवाल है कि कोलेकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक यौगिक नाम है दोस्तों? याद रखिएगा ये विटामिन डी का है, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल होता है दोस्तों। याद रखिएगा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन B1, अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है दोस्तों। याद रखिएगा जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 82 नंबर सवाल आपके सामने है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। HIV से ही दोस्तों वायरस एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस, ये भी आपको ध्यान रखना है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक्वायर्ड का पूर्ण रूप एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है।
अगला दोस्तों आपके सामने 83 नंबर सवाल आपके सामने है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों? याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, पानी में यानी पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बी और सी। याद रखिएगा, बी और सी जो है ये पानी में पाया जाता है। ए डी ई के, ए डी ई और के जो विटामिन होता है ये वसा में पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी और सी पानी में, बल्कि ए डी ई के ये वसा में पाया जाता है। दूध के फटने या खट्टा होने पर उसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों। क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 84 नंबर सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं 84 नंबर सवाल आपके सामने है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों। संतरे जो है किसके प्रबल स्रोत है? ये है दोस्तों विटामिन के। याद रखिएगा, संतरे जो है ये विटामिन के प्रबल स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि संतरे एवं खट्टे फल विटामिन सी के प्रबल स्रोत है। इसके अतिरिक्त खट्टे रसदार फलों में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B6 आदि पोषक तत्व होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा रतौंधी होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो गाजर होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B6 का रसायन नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन होता है दोस्तों। पैराडॉक्सिन जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, घेंघा रोग। डेंगू बुखार है दोस्तों, मलेरिया भी है और फाइलेरिया भी है दोस्तों, घेंघा नहीं है। ये आयोडीन की कमी से रोग होता है दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, जिसको गलगंड रोग बोलते हैं। ठीक है, घेंघा यानी कि ग्वाटर रोग आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले थायराइड ग्रंथि के विकार से होता है। अन्य 3 विकल्पों के रोगों के वाहक मच्छर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों। याद रखिएगा, ये विटामिन दोस्तों ये आयरन के ये है दोस्तों। ठीक है, यानी कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आयरन। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है, जो महिलाओं में होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये टेकोफिरॉल होता है दोस्तों। क्या होता है? टेकोफिरॉल। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है दोस्तों। ठीक है, तो पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आयरन के। अगला है दोस्तों आपके सामने कि इसका डिस्कशन देखेंगे कि पालक के पत्ते आयरन, मैग्नीज, जिंक और मैग्नीशियम के प्रबल स्रोत होते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें विटामिन ए, सी, B2, B6, विटामिन के आदि भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया में काफ़ी लाभकारी होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 87 नंबर सवाल है कि दंत क्षय का कारण है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण दोस्तों ये दंत क्षय का प्रमुख कारण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो दंत क्षय का मुख्य कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। इसके अतिरिक्त लगातार जंक फूड या शुगर युक्त पेय लेने तथा दांतों की सही तरीके से सफाई ना करने से भी दंत क्षय होता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 88 नंबर सवाल आपके सामने है। 88 नंबर सवाल है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों। ये टिटनेस के लिए। याद रखिएगा, एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है ये टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अगर हम लोग डिस्कशन देखेंगे, देखिए दोस्तों एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन प्रश्नगत विकल्पों में टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला दोस्तों 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों, तो भौतिक शास्त्री थे। याद रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, उन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए वर्ष 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² तथा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके भौतिक शास्त्र में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों इसका कल हम लोग डिस्कशन देखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। इसके लिए 1876 ईस्वी में उन्हें अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 91 नंबर सवाल कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था। अगर हम बात करते हैं
ए और बी यानी जेम्स वॉट द्वारा, ठीक है, और न्यूकोमैन द्वारा, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन दिया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं न्यूकोमैन द्वारा और जेम्स वॉट्स के द्वारा, इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसका डिस्कशन देखिए समझिएगा यहाँ पे, तो थॉमस सेवरी यानी 1650 से 1715 में खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 ईस्वी में भाप के एक इंजन का एक मॉडल बनाया था। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमैन ने भी भाप के इंजन का एक मॉडल बनाया था, परंतु जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में एक ऐसी मशीन विकसित की थी जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक चालक के रूप में काम करने के लगा एवं कारखानों में, इधर देखिएगा दोस्तों, कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। अतः भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय जेम्स वॉट को दिया जाता है दोस्तों। किसको दिया जाता है? जेम्स वॉट को दिया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं 92 नंबर सवाल आपके सामने है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम इसका ऑप्शन देखेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये GSLV, PSLV का पूर्ण रूप होता है, यहाँ पे समझिएगा। PSLV का अर्थ क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। इसका विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुआ था दोस्तों, इसरो का, ठीक है, 1969 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका चेयरमैन सोमनाथ है दोस्तों, ठीक है। तो संगठन द्वारा पृथ्वी की अपेक्षित कक्षाओं में उपग्रहों का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में ताप का वेग, प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। माध्यम का ताप बढ़ने से माध्यम का घनत्व घट जाता है, जिससे उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है और तदनुसार ताप में वृद्धि होने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों 94 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। याद रखिए कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 है दोस्तों क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो जिम्मेदार है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों इसका अगर हम लोग देखेंगे, देखिए प्रश्नगत गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस जैसे जलवाष्प लगभग 60%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 26%, मीथेन या लगभग कितना परसेंट? 9%, ओजोन लगभग 3 से 7% आदि है। ग्लोबल वार्मिंग के मानवजनित कारणों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है दोस्तों? याद रखिएगा ये सौर लालटेन में होता है। याद रखिएगा कि किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो सौर लालटेन में होता है। अगर हम बात करेंगे कि सौर लालटेन में सौर ऊर्जा को संचित कर उसका उपयोग रोशनी के लिए किया जाता है, अतः सौर लालटेन अपरंपरागत जो है ये ऊर्जा स्रोत पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों। है दोस्तों अगला सवाल आपके सामने 96 नंबर सवाल। 96 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। किससे करते हैं? तो अमीटर से। याद रखिएगा अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का समांतर क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध का समांतर क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। विद्युत धारा का समांतरक एम्पियर होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं 97 नंबर सवाल। 97 नंबर सवाल है कि डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो जो है ये यंत्र परिवर्तित करता है। अगर हम बात करते हैं कि डायनमो जो है ये यंत्र के द्वारा सर्वाधिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह DC इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो विशिष्ट धारा उत्पन्न करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 98 नंबर सवाल। देखिए 98 नंबर सवाल है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। किसका? तो जस्ता यानी कि जिंक Zn, ठीक है, याद रखिएगा। टीन यानी कि दोस्तों Sn, सीसा यानी कि Pb, बैरासी होता है, क्रोमियम यानी कि Cr, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है तो जस्ता का, ठीक है।
अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो लौह चादरों को संक्षारण यानी कि रस्टिंग से बचाने के लिए उन पर जस्ता जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनीकृत किया जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, हीरा है। ठीक है, हीरा जो है ये सबसे कठोरतम पदार्थ है। प्रश्नगत विकल्पों में पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? हीरा यानी कि डायमंड। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल देखिए। 100 नंबर सवाल है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है दोस्तों? ये है सोडियम कार्बोनेट का। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का वाशिंग सोडा इसका सामान्य नाम है। अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaCO3 10H2O होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों 100 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।